नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली पीएससी में। ये आपकी पॉलिटी की अगली क्लास है। अभी तक आपने प्रस्तावना पढ़ लिया है। प्रस्तावना की 3 क्लास हुई। एक प्रस्तावना का परिचय हुआ, फिर उसके शब्दों की व्याख्या, और उसके बाद में उससे संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में केस थे वो भी हमने चर्चा कर ली। यानी कि 3 जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस थे उस पर हमने बात कर ली। प्रस्तावना को हमने समाप्त कर लिया। प्रस्तावना संविधान में सबसे आखिरी में लागू हुआ, ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली थी। अब उसके बाद में बात जो है हम संविधान के पढ़ाई की तरफ जो है बढ़ाना चाहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो भाग के संविधान का। लेकिन उससे पहले एक बात करना आपसे जरूरी है। बात यह है कि जो भारतीय संविधान का इतिहास है बनने का, वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। और दूसरी चीज़, संविधान की जो विशेषता की सूची होती है उसको भी अभी नहीं पढ़ाया गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो दोनों क्लास एक साथ होगी। आज की क्लास में हम भाग से शुरुआत कर लेंगे और वो क्लास मेरे दिमाग में है, मैंने नोट कर लिया है, वो क्लास भी प्रॉपर तरीके से होगी। एक्चुअली में संविधान के बनने में जो उसका इतिहास है, उसका इतिहास से भी एक अच्छा खासा संबंध है। ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से उसका संबंध है, उसका संबंध इतिहास से भी खूब है। तो मैं चाहता हूं कि वो जो क्लास हो उसमें प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए इतिहास वाला वो पोर्शन भी। क्योंकि वो चीज़ होता क्या है कि बहुत सारे अध्यापक उसको छोड़ देते हैं और इतिहास के अध्यापक उसको कवर करते हैं। लेकिन मैंने आपका कमेंट देखा और आपके कमेंट में मिला कि आप इसी क्लास में उसको कवर कर लीजिए, तो मैं कवर कर लूँगा उसको। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तब तक मैं क्लास को बंद नहीं कर सकता, क्लास उस क्रम में जारी है और कोई परेशानी नहीं होगी कनेक्ट करने में। से होता नहीं कि कोई टॉपिक आपका नहीं छूट रहा है, वो एक बैकग्राउंड है, उसका पीछे का पार्ट है, तो वो मैं ज़रूर आपको करा दूंगा। बस उसकी एक अच्छी तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। अब आइए शुरुआत करते हैं संविधान की पढ़ाई का। जो भाग से स्टार्ट होगा और उससे संबंधित जो अन्य मसले होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था भी हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी दोनों साथ में हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की जाती है तो संविधान का जो पूरा खाका है उसकी बात की जाती है, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो पॉलिटी हो जाती है, यानी कि राज्य व्यवस्था हो जाती है। तो दोनों एक साथ चलेगा, ठीक है। भाग 1, संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 में लिखा हुआ है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इंग्लिश में लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप जानते हैं कि संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है, और उन भागों में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए अनुसूची है, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पूरा ओवरव्यू क्या है। हम आज भाग 1 पढ़ना शुरू कर रहे हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। यानी कि जो भाग आपका 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है ना। अब इन्हीं की हमें चर्चा करनी है, तो हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 1 से, ठीक है। आर्टिकल 1 से हम शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया that is called Bharat shall be
यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यही लिखा हुआ है आपके संविधान के अनुच्छेद 1 में। हिंदी में लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब इस अनुच्छेद से क्या बात निकल करके आती है, इसमें क्या समझ में आता है, क्या निकालना है इससे, चर्चा किस बात पे करनी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती, आर्टिकल 1 की पढ़ाई यहीं पर संपन्न हो जाती। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और यूपीएससी आपसे ये उम्मीद करता है कि आप सब कुछ समझ करके आए, क्योंकि आपको संविधान के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करना है, उसका यूज करना है। किस लिए? व्यवस्था को चलाने के लिए। आप जाएंगे, डीएम बनेंगे, सीडीओ बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो आपको सरकारी नीतियों को ही तो लागू करना है, ठीक है ना। तो इसको विस्तृत व्याख्या इसकी आपको करनी है। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या हम करते हैं। तथ्य आप नोट करते हुए चलिए, इस पर जितनी भी बात है वो हम अच्छे से करेंगे। इस स्टेटमेंट को मैं एक बार और लिखूंगा और फिर उसकी व्याख्या शुरू करूंगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संघ के दो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल होता है। एक है फेडरल और एक है यूनियन। इंडिया के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर प्रसिद्ध विद्वान केसी वेलर की बात करें तो उन्होंने इंडिया को क्वासी फेडरल कहा है, ठीक है, अर्धसंघीय कहा है। और ग्रेबिन ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघ कहा है। अंबेडकर जी की अलग परिभाषा है। तो ये वो फेडरल सिस्टम, ये वो संघ नहीं, ये फेडरल नहीं है जो अमेरिका है, ठीक है। अभी उस पर हम बात करेंगे गंभीरता से, एक एक चीज समझते हुए। तो यहां पर जो संघ है इसका मतलब यूनियन है। क्या है? यूनियन है, फेडरल नहीं है, ठीक है। यहां पर फेडरल नहीं है, यूनियन है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। इंडिया यानी भारत, यानी कि नाम जो है वो दो है, यानी कि नाम को लेकर के एक बात है कि नाम दो है, भारत के दो नाम है, या यूं कहें कि इंडिया के दो नाम है। और दूसरा राज्यों का संघ होगा, तो ये क्या है? राज पद्धति क्या होगी, ठीक है, यानी कि व्यवस्था चलाने का जो सिस्टम है वो क्या होगा, ठीक है। जो सिस्टम है वो किस प्रकार काम करेगा, ये बात यहाँ पर जो है इंगित करने की कोशिश की गई कि सिस्टम किस तरीके से चलेगा। राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, समूह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। राज्यों का समूह भी तो हो सकता है। अब समूह और संघ में क्या अंतर है, और इस पर जब संविधान सभा में बहस हुई, बात हुई, तो उस पर जो प्रारूप समिति के मुखिया थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका क्या बयान था, या जिन्हें हम संविधान का शिल्पी कहते हैं, उन्होंने इसके पक्ष में क्या दलील दी कि हमने संघ क्यों लिखा है, समूह क्यों नहीं लिखा है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे नाम को लेकर के। देखिए, जब भारत लगभग आजाद होने की स्थिति में आ गया,
अंग्रेजों को ये लगा कि अब भारत में रहना मुश्किल है, नहीं रह पाएंगे, और भारत के जो हमारे नेता थे आज़ादी के, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की कि अंग्रेज को लग गया कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, और उन्होंने जो है जाने का प्लान बना लिया। तो जब जाने लगे तो संविधान बनने लगा, क्योंकि देश कैसे चलेगा, संविधान से ही चलेगा। संविधान बनना प्रारंभ हुआ। तो जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ तो नाम को लेकर के बड़ी बहस हो गई। पहला जो आर्टिकल है वो यही है, नाम को लेकर के कि इंडिया का नाम क्या रखा जाए। कई बार जब आप किसी कथा भागवत में या धार्मिक कार्यों में जाएंगे, खासकर हिंदू धर्म के कार्यों में, तो भारत के कई नाम आपको गिनाए जाते हैं। हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, मतलब अलग अलग नाम हैं, और वो नाम हमारी मान्यताओं के हिसाब से कई जगह पर आप अलग अलग इस्तेमाल भी करते हैं। आप देखते होंगे कई जगह पर आपको, या यूं कहें कि पॉलिटिकल पार्टियां तो खूब धूमधाम से बोलती हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, लेकिन क्या हिंदुस्तान नाम को अपनाया गया? नहीं। दो नाम की बात जो है हुई, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इंडिया और भारत। इंडिया जो है ये इंग्लिश टर्म है। इंडिया क्या है? इंग्लिश टर्म है, और भारत जो है वो आपका हिंदी टर्म है। आजादी के साथ साथ देश में हिंदी को लेकर के भी खूब धूम धड़ाका हो रहा था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो ये हुआ कि अब भारतीय लोग ही भारत को चलाएंगे। उस वक्त उत्तर भारत के नेताओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभुत्व ज्यादा था, वर्तमान में भी ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और हमारा जो सिस्टम है उसमें ज्यादा सीटें उत्तर भारत की हैं, तो इसलिए सेंटर में हमेशा उत्तर भारत ही मजबूत रहा है। इससे हुआ क्या कि दक्षिण भारत और थोड़ा बहुत पूर्वी भारत ये विरोध में आ गए हिंदी के, कि हिंदी भाषी लोगों का प्रभुत्व ज्यादा हो जाएगा, तो जो नॉन हिंदी हैं वो जो है दबा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को पीछे महसूस करेंगे। इसलिए हिंदी की भी खूब लड़ाई हो रही थी। अब जब संविधान सभा में नाम को लेकर के बहस हुआ तो कुछ लोगों का मत था कि नाम इंडिया रखा जाए, और कुछ लोगों का मत था कि नाम भारत रखा जाए। इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया और नाम रख दिया गया इंडिया, यानी कि भारत, यानी कि दो नाम है। ये छोटी मोटी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। भारत के संविधान के मुताबिक दो नाम हैं, इंडिया और भारत, और इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी, इसलिए दो नाम रख दिए गए। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं राज्यों के संघ पर। देखिए कहानियां आपको, ये जो अनुच्छेद हैं इनके साथ जब कहानी आप चिपका देंगे तो बहुत दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपको याद रहेगा। ठीक है ना? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना? इसका क्या तात्पर्य है? संघ क्या होता है? आपने कई बार कई संघ के नाम सुने होंगे। आजकल देश में बहुत सारे छोटी मोटी पार्टियां और संघ सब बनते रहते हैं। संघ का सिंपल सा मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी संस्थाओं का या बहुत सारी व्यवस्थाओं का एक समूह में एकत्रित हो जाना। ठीक है, इसे आप संघ कह देंगे। भारत में संघ शब्द आमतौर पर आरएसएस के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? आरएसएस के लिए प्रयोग होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। लोग जब आरएसएस के किसी बंदे को उनको कहना होता है तो क्या बोल देते हैं? संघी। ठीक है, क्या बोल देते हैं? वो संघी व्यक्ति है। ठीक है, तो संघ का सिंपल सा मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पर एकत्रित होना, एक ही नित्यार्थ होना, उसको आप संघ कह सकते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। अब सवाल ये उठता है फिर समूह क्या है? समूह क्या है? समूह में भी बहुत सारे लोग होते हैं और किसी एक ही उद्देश्य के लिए होते हैं।
संघ और समूह में क्या अंतर है? अगर शब्दशः आप बात करेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा अंतर समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये बात है इसलिए समूह अलग हो गया। लेकिन जब इन दोनों को इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके जो चरित्र होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो अलग करते हैं कि नहीं ये ग्रुप है और ये यूनियन या फेडरेशन है। समूह आमतौर पर इस्तेमाल होता है जैसे आपके अच्छे दोस्तों का समूह, ठीक है ना। आपके जो है जैसे होता है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, कॉलेज फ्रेंड ग्रुप्स, ऑफिस ग्रुप्स या फलाने ढंग के जो भी ग्रुप होते हैं आप बनाते हैं, वो क्या है? समूह है। वहां पर कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो उस पूरे को इस तरीके से चला रहा हो लिखित रूप से कि तीसरे वाले बंदे को या चौथे वाले बंदे को मेरी बात माननी है, यानी कि मेरे इशारों पर काम करेगा। कोई परिभाषित नियम नहीं होता है। हाँ, सब लोग एक ग्रुप में हैं, किसी एक उद्देश्य से हैं। ग्रुप किस लिए बनाया जाता है? ठीक है, जैसे हम लोगों का ही यूपीएससी का एक ग्रुप है, हमारी टीम उसमें काम करती है, कंटेंट भेजते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि कौन सी क्लास कब जानी है, एक ग्रुप है। लेकिन उस ग्रुप में ना तो कोई लिखित नियम है, ना ये है कि जो सर अमरीश शुक्ला बोलेंगे वही होगा, या जो हमारे कोऑर्डिनेटर सर बोलेंगे। हम एक टीम के तरीके से उसमें काम करते हैं, कोई नियम परिभाषित नहीं, तो एक ग्रुप है वो। लेकिन जो आपका संघ होता है, जिसे आप यूनियन कह रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ जो है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अलग अलग राज्य हैं और वो सेंटर से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उससे अलग नहीं हो सकते हैं और वो उसके साथ ही रहेंगे, तो उसकी परिभाषा संघ के रूप में दी जाती है। आप जानते हैं कि भारत क्या है? भारत में एक केंद्र सरकार है जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और इसके साथ साथ राज्य सरकारें हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये सब क्या है? राज्य हैं। और ये केंद्र के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं इसके साथ में। अब यहां अगर ये लिखा जाता कि भारत राज्यों का समूह है तो ये हल्की सी बात लगती, और ये लगता कि नहीं, सब में बराबर पावर है, पावर का जो है बराबर वितरण किया गया है और कोई स्टेट अपने हित मुताबिक फैसले ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जब संघ का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब कि जितने भी स्टेट हैं उनको पावर का विभाजन तो किया गया है। आप देखें कि 7वीं सूची में विषय बना दिया गया है, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय। केंद्र सरकार कानून बनाती है किसके लिए? केंद्र सूची के लिए। राज्य सरकार राज्य सूची के लिए बनाती है और समवर्ती सूची के लिए, दोनों बनाते हैं। और अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई किसको? केंद्र सरकार को। तो ये एक लिखित जो प्रारूप है ना, यहां से ये आप स्पष्ट कर सकते हैं कि सेंटर क्या है? ज्यादा अपेक्षाकृत मजबूत है और राज्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारे संघ का रूप, ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को राज्यों का संघ लिखा गया है, भारत संघ आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। भारत संघ का मतलब यानी कि जैसे लिखा होता है यूएस फेडरेशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरेशन, वैसा कभी इंडिया के साथ नहीं लिखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस पर जवाब देते हुए कहा भी था कि जो भारत का संघीय व्यवस्था है यह अमेरिका की संघीय व्यवस्था के जैसा नहीं है कि स्टेट्स का समझौता है सेंटर के साथ में। अमेरिका में क्या है कि जितने भी राज्य हैं, अमेरिका के जितने भी राज्य थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, एक नॉर्थ वाले थे, एक साउथ वाले थे, ठीक है। तो अमेरिका में कितने हैं? 50 स्टेट हैं और वो 50 स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसे एक समझौता होता है। लेकिन जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि कभी भी भारत से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
भीमराव अम्बेडकर ने अपने पक्ष में ये बात इसीलिए कही थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमने राज्यों का संघ शब्द इस जो है शब्द समूह इसीलिए लिखा है, राज्यों का संघ जो शब्द समूह है ये इसीलिए लिखा गया है, ये बताता है कि हम राज्यों के संघ जरूर हैं, हम एकात्मक व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारा जो संघीय ढांचा है वो स्टेट्स को अलग होने का या उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जैसा नहीं है। तो ये है भारत का संघ, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात थी वो आपने लगभग समझ ली है। अब भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद में इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अनुच्छेद 2, 3 और 4 को अगली क्लास में हम करेंगे। अनुच्छेद 2 में व्यवस्था है कि किस प्रकार नए राज्यों का प्रवेश होगा, उसी के तहत सिक्किम का विवाद क्या है वो भी समझेंगे। अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों को बांटा कैसे जाएगा, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, तो वो किस प्रकार होता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या क्या प्रावधान है वो 2, 3, 4 में आप पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर हमारा अनुच्छेद ही कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बच्चों की शिकायत है कि मैं बहुत छोटा लिखता हूं। ये मेरी बचपन से जो है ये एक गलती कह सकते हैं, मैं एडमिट भी करता हूँ, ये आदत रही है कि मैं छोटा ही लिखता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन अपने उस सही रूप में आ ही जाता हूँ। भारतीय संघ की विशेषता, भारतीय संघ की विशेषता, तो भारतीय संघ जो है वो अलग है, थोड़ा सभी संघों के जैसा नहीं है। भारत का संघ जो है वो अलग है, ठीक है। इसीलिए केसी वेलर ने कहा था कि ये क्या है, ये अर्ध संघ है, ये अर्ध संघ है। उन्होंने कहा था कि ये अर्ध संघ है, ठीक है ना। और ये इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर जो पावर का विभाजन है वो तो जरूर है। देखिए संघ का मतलब क्या होता है कि सेंटर और स्टेट में पावर का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। तो वैसे लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण है, हमारे यहाँ जो अनुसूची 7 है उसमें विषयों की सूची बना दी गई। स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि केंद्र सरकार की नहीं चलती है, न्यायपालिका है वो राज्य की भी सुनेगी, केंद्र की भी सुनेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ लिखित संविधान है कि सेंटर क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है। तो ये सब लक्षण क्या है, ये सब लक्षण बताते हैं कि हम एक संघ के तरीके से, एक मजबूत संघ जो होता है, पावर का स्पष्ट विभाजन यहाँ पर दिखता है। लेकिन जब आप इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं, जैसे नियम बनाने के, अगर कोई ऐसी बात नियम बनाने की आती है जो किसी सूची में नहीं है तो उस पर केंद्र सरकार का हाथ है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। ये किसका लक्षण है, ये संघ का लक्षण नहीं है, ये एकात्मकता का लक्षण है। इसीलिए शायद केसी वेलर साहब कह रहे हैं कि ये अर्ध संघ है, या जो है ग्रैंड लास्ट में कह रहे हैं कि ये सहकारी संघ है। ये दिखता जरूर संघ जैसा है लेकिन ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, इसका पावर सेंटर की ओर झुका हुआ है, और इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। क्योंकि अगर राज्यसभा चाहे एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, आर्टिकल 249, या राज्यपाल को पावर है अध्यादेश लाने का, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, ये भी एकात्मकता का ही परिचय है। अधिकतर संशोधन केंद्र ही कर सकता है संविधान में, ये भी क्या है, जो है किसका परिचय है, एकात्मकता का परिचय है। बहुत सारे संशोधन में राज्यों की सहमति चाहिए, लेकिन अधिकतर संशोधन जो है संसद स्वयं कर सकता है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से, या आपातकाल लगाने का प्रावधान, ये सारे तरीके क्या हैं, ये सब बताते हैं कि भारत का संघ जो है वो उन संघों जैसा नहीं है, या अमेरिका के संघ जैसा नहीं है जहां पर पावर का स्पष्ट विभाजन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ये संघ केंद्र की ओर झुका हुआ है, इसके लक्षण अलग अलग आप
देख सकते हैं। अब चाहें तो आप इस बात को एक एक करके नोट कर लें, ठीक है, और या यूँ कहें कि आपको समझ में तो चीज़ें आ ही गई होंगी, ठीक है। अब अगर संघ की विशेषता के रूप में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला लिखित संविधान हो जाएगा आपका, मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये किसके लक्षण हैं, ये संघीय लक्षण है। विषयों की सूची, विषय की सूची का मतलब कानून बनाने के लिए विषयों की सूची, ये किस बात का प्रतीक है, संघ का प्रतीक है कि संघ भी कानून जो है, केंद्र भी कानून बनाएगा और स्टेट भी कानून बनाएगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे, संघ की विशेषता हो जाएंगे। कौन से संघ की, जो एक एकात्मकता की ओर जो है, एकात्मकता के विमुख संघ की बात करता है, ठीक है, ये संघात्मक व्यवस्था की बात करता है। इसके अलावा जब आप बात करेंगे अवशिष्ट शक्तियों की, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। तीसरा, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन या राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद में सेंटर द्वारा राज्य विषय पर कानून बनाना। ये सारी बात क्या है, ये सारी बात एकात्मकता की बात करती है, एकात्मकता की बात करती हैं, ठीक है। किसकी बात करती हैं, एकात्मकता की बात करती हैं। ये प्रूव करती हैं कि भारत का संघ क्या है, उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बाकी सारे संघ हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही समझाना चाह रहा था कि इसे अर्ध संघ क्यों कहा जाता है, सहकारी संघ क्यों कहा जाता है, और फिर अंबेडकर जी का इस पर विचार क्या है। तो अंबेडकर जी का विचार यही था कि हमारे जो राज्य हैं वो कोई समझौते से नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यही है भारत के संघ का रूप। ये था आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2, 3, 4 की चर्चा अगली क्लास में होगी और आपका भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। उससे संबंधित कई विवाद हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि किस प्रकार सिक्किम का विलय हुआ, किस तरीके से स्टेट का विभाजन हुआ और यह कैसे होता है, उसके नियम क्या है, प्रावधान क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत महत्वपूर्ण है, मिस मत कीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।